अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूं और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो एक ऐसे जजीरे पर हमला करने के बाद जंग ख़त्म कर देंगे। ये जजीरा क्या है, कितना इम्पोर्टेंट है और इस पे आगे जाके क्या मसला होगा, उस पर बात करना ज़रूरी है। इस वक्त इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। नेतन्याहू के भाई के कत्ल की के हवाले से भी खबर आई है और दीगर उनके फोर्सेस की कत्ल के हवाले से भी खबर आई है, वो भी उस पर भी बात करना ज़रूरी है। साथ साथ बात करेंगे, ईरान इस वक्त एक नई हिकमत अमली बना रहा है जो आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान की खबरें भी शामिल करेंगे कि इमरान खान इस वक्त किस कंडीशन में है और वज़ीर आज़म हम पर कितना मजीद बोझ डालने को जो है वो तैयार है। लेकिन सबसे पहले आपके सामने थोड़ी सी वीडियो चला लेते हैं। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये खार्क इज़लैंड है और इसके हवाले से अब आपने देखा कि मुख्तलिफ जो डिफेंस मिनिस्टर हैं अमेरिका के या मुख्तलिफ लोग हैं वो तरह तरह के अखबारातों में इस इज़लैंड के हवाले से खबरें आ रही हैं। चूँकि डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहा है कि भाई साहब मैंने उनकी नेवी ख़त्म कर दी, मैंने उनके मिसाइल सिस्टम तबाह कर दिया, मैंने उनके जहाज़ तबाह कर दिए, अब मैं यहाँ पर जाके एक स्पेशल फोर्स के ज़रिए खार्क इज़लैंड पर जो है कब्जा जमाऊँगा और यहाँ से क्या आगे खेल होगा, ईरान जो है वो कितना यहाँ पर मजबूत है या कमज़ोर है, वो बात करेंगे। ये जो खार्क इज़लैंड है इसके हवाले से जो आदाद शुमार कुछ चीज़ें मैंने निकाली, रिसर्च करके आपके सामने रख लेता हूँ आपकी नॉलेज के लिए कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। खलीज फारिस में ईरान के साहिल में ये खार्क इज़लैंड है, जो कहा जा रहा है कि तकरीबन 25 किलोमीटर दूर इस पटरी से थोड़ा सा दूर पड़ रहा है। इस जजीरे में तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि तेल की बरामदात का 90% हिस्सा जो है यहाँ से मुख्तलिफ यहाँ पर ऑयल टर्मिनल हैं, ज़ख़ीरा करने के टैंक्स हैं, शिपिंग सहूलियात यहाँ पे मौजूद हैं। इसी तरह सुपर टैंकर्स के ज़रिए दुनिया भर को तेल यहाँ से भेजा जाता है। अब इसके हवाले से मैं आपके सामने थोड़ा सा रख लेता हूँ कि आगे क्या होगा। इस जजीरे के हवाले से अब जाहिर बात है लोग सोच रहे होंगे कि इस जजीरे पर खार्क इज़लैंड पर अगर हमला होता है और इस पर कब्जा जमाया जाता है तो क्या अमेरिका को इसका क्या फ़ायदा होगा? क्या यहाँ पर तेल जो है पैदा होता है, ये तेल नुमा जजीरे के उसमें तेल पैदा होता है जिस पर ईरान की मईशत का इन्हिसार है? बिल्कुल नहीं है, बल्कि तेल के मुख्तलिफ जो ऑयल फील्डर है ना उसके हवाले से अगर मैं बात करूं, ये गैशरॉन ऑयल फील्ड है, अहवाज ऑयल फील्ड है। खाम तेल पाइपलाइनों के जरिए खाक जजीरे तक वहां से पहुंचाया जाता है। वहां से बड़े बड़े स्टोरेज टैंक्स बने हुए हैं और इसके साथ साथ मुख्तलिफ जो लोडिंग टर्मिनल है वो मौजूद है। सुपर टैंकर तेल यहाँ से भरा जाता है और फिर दुनिया भर में मुख्तलिफ जहाज़ों के जरिए अपना होर्मस के थ्रू भेजा जाता है। तो आप अंदाजा लगा लें कि इस पर कब्जा अब अमेरिका क्यों करना चाहता है, क्योंकि ऑलरेडी जो तेल की एक्सेस है ना, यानी तेल कहीं और आता है यहां पर जमा होता है। अब यहां पर कब्जा करने के बाद अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका ये चाहता है कि जाहिर बात है चाइना, क्योंकि सबसे ज्यादा तेल यहां से चाइना को जाता है, तो यहां से एक तरफ तो चाइना को कमजोर करना है, इसी को अपने कब्जे में ले लेना है। ईरान की जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, यानी ये जो इज़लैंड है ये काफी जबरदस्त पोजीशन का हामिल है। अब यहां पर सूरत हाल ये है कि अगर इस पर कब्जा किया जाता है तो यकीनन सबसे बड़ा दबाव जो है ईरान का की आवाम का या ईरान की मईशत का या सियासत का, इन सारी चीजों का दारोमदार इस इज़लैंड पर है। अब इस हवाले से जारी बात है कि एक तरफ तो इसके लिए पूरा प्लान बनाया जा रहा है कि इसके साथ क्या होगा, लेकिन जजीरे पर कब्जा करना इतना आसान नहीं है। स्पेशल फोर्सेस माजी में भी अमेरिका ने भेजी हैं और अमेरिका ये सोचता है कि जिस तरीके से वेनेजुएला वगैरह जो है उस पर उन्होंने कब्जा किया और स्पेशल फोर्स भेजी, तो ईरान के हवाले से माजी में भी जब ये नौमौलूद था, यानी ये खासकर मैं रिवॉल्यूशन की बात जब करता हूँ या मैं रिजीम की बात करता हूँ, इस्लामिक रिजीम की, जब ये नौमौलूद था तब भी इन्होंने स्पेशल फोर्सेस भेजी थी और वो एक सहरा में गर्क हो गई थी। अब यहां पर तो मैं आपको बताता चलूं कि ईरान के लिए यहां पर हर किस्म की उन्होंने अपने फोर्सेस को इकट्ठा किया है। फिर जारी बात है चाइना उनके साथ खड़ा हुआ है, तो अमेरिका चाहता है कि मैं यहां पर कब्जा करके ये सारी चीजों को जो है उसके बाद डिक्लेयर कर दूं वॉर।
आसान नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी भी दी है कि ईरान ने अपना हॉर्मज़ बंद रखा तो पहले से 20 गुना ज्यादा सख्त जवाब देंगे। ईरान में जो भी नई क़यादत सामने उसे मार दिया जाएगा और आइंदा आने वाली क़यादत को भी मार दिया जाएगा। ईरानी ड्रोन्स और मिसाइल सलाहियत को तबाह कर दिया गया है। अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिक अरकान से ये बातें की हैं, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई साहब उनकी सोच वो क्या है। इसी तरह उनका जो अमेरिकी वज़ीर दाखिला है ना, डिक बर्गम जो है ना, वो क्या कहता है? वो कहता है कि वेनेजुएला से 10 करोड़ डॉलर मालियत का सोना अमेरिका पहुंच चुका है। वेनेजुएला के लोग सदर ट्रंप को एक अजीम नजात दहिंदा कह रहे हैं और उसका मुजस्मा बनाकर उसे खराज तहसीन पेश करेंगे। यानी इनकी सोच विचार से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तेल इनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है और आम लोगों का खून कितना सस्ता है। यानी अमेरिका की जो पॉलिसी है सिर्फ भाई मारो 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 और लोगों के जो है मादनियात पे कब्जा कर लो। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और आपको सामने एक और चीज़ रखते हैं कि इस वक्त मुख्तलिफ चीज़ें मेरे सामने आ रही हैं कि ख़ासकर जो इसराइल यानी जो ईरान है उसके पासदार इनकलाब ने एक बयान दिया है कि पासदार इनकलाब अब क्या करने वाला है। अब क्योंकि पासदार इनकलाब के अंदर जो ईरान के अंदर एक डिस्कशन हो रही है वो ज़्यादातर ये है कि ईरान को, क्योंकि उन्होंने जो मकासद हासिल करने थे उसमें वो बिल्कुल कामयाब नहीं हुए। अब वो क्या कर रहे हैं? अब वो तेल, हॉस्पिटल, बिजली वगैरह को निशाना बना रहे हैं और उसका मकसद ये है कि बगावत अवाम में उठ खड़ी हो जाए, जो अवाम में अभी तक नहीं हो रही। कल आपने देखा कि उनके सुप्रीम लीडर के हक में पूरी दुनिया निकल आई ईरान में, खचाखच हर स्टेडियम ऊपर इसराइली और अमेरिका के जहाज फिर रहे थे, नीचे लोग जो है वो खड़े थे। अब ब्रिगेडियर जनरल माजिद मसवी कहते हैं, कमांडर IRGC, वो कहते हैं एरोस्पेस फोर्स ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 33वीं लहर के बाद ये ऐलान किया है कि अब से कोई भी मिसाइल जिसका वॉर हेड वजन 1 टन से कम हो नहीं चलाया जाएगा। वो कहते हैं कि ईरान ने 10 से जायद खैबर शिकन ठोस ईंधन वाले बैलिस्टिक मिसाइल तिल एबब और बहरीन जो है अमरीकी 5वें बेड़े के बेस में दागे। इस ऑपरेशन का कोड नाम था लब्बैक या खामनाई, यानी आपकी खिदमत में खामनाई, जो पहले फौजी कार्रवाई है जो नए सुप्रीम लीडर के नाम से वाकिफ की गई है, जो नजर नहीं आए और बोले नहीं और मुमकिन तौर पर शऊरी तौर पर मौजूद नहीं है, तो ये उसको हमने उसके साथ वो किया। वो कहते हैं कि अब खैबर शिकन का जो अहम दरमियाना फासला है बैलिस्टिक मिसाइल का, वो ठोस ईंधन है, यानी ट्रक से 30 मिनट में लॉन्च के काबिल है। 1450 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। सैटेलाइट से इसकी मदद जो है गाइडेंस अगर देखा जाए तो मैन्योर एबल री एंट्री व्हीकल जो आखिरी मरहले में जिग जैग करके मार्क 8 से 10 तक स्पीड तक जाती है। इसी तरह स्टैंडर्ड वाट 450-600 किलोग्राम है। यानी माजी में जिन्होंने भेजे, मैं उसका थोड़ा आपके सामने कि इनके मिसाइल एक जिग जिग करके जाता है, बड़ा वायरल है पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे। तो अब ये कहते हैं कि भाई साहब अब आके जाके जो है हम वॉर हेड यानी 1500-1800 किलोग्राम हम भेजेंगे और उसका फिर आप नुकसान दीजिएगा और उसके बाद हम देखेंगे। लेकिन साथ साथ ये कहते हैं कि इनके जो तजज़कार हैं मेजर जनरल मामून, वो कहते हैं कि भाई साहब कोशिश इनकी यही है कि हमारे अंदर इस सारी चीज़ों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाए ताकि अवाम में बगावत हो, लेकिन हम इस की सारी तैयारी पूरी कर चुके हैं। अब इसके साथ साथ कल रात बड़े हालात गंभीर थे, खासकर इसराइल के अंदर से, और ये अखबार चैनल 12 है, सॉरी अखबार नहीं है, चैनल 12 को मैं देख रहा था। वो कहते हैं कि कल खतरनाक किस्म की बमिंग हुई है और खतरनाक किस्म के धमाके हुए हैं। ये कहते हैं कि ये मुख्तलिफ नॉर्थ के जो हिरात है, किरात शमूना है, नॉर्थ के दीगर इलाके मेफू हामा है, अपर गलीली है, अल मलके कई है, कफर फरदीम है, हरफ्रेश है, मालूद त्राशा है, यहलोम है, अवियाम है, बीकॉन है, जनरल सायरीन, कफार, ये बहुत सारे इलाके हैं जो तकरीबन बनते हैं कि वहां पर इस यानी ये मुसलसल पूरी रात वहां पर धमाके भी होते रहे। ये इसराइल के वो इलाके हैं जो खासकर बनते हैं, इस इलाकों में मैं गया हूं तो ये बिल्कुल जो खासकर लेबनानी इलाके हैं वहां से ये नजर आते हैं। तो वहां पर शदीद जो है वो हुई है। कल के हमलों के हवाले से ये कहा जा रहा है कि जो हमले हुए हैं उसमें ये भी कहा जा रहा है कि नेतन्याहू का जो भाई है उसकी डेथ हुई है, यानी ईरान ने जो हमला किया उसके घर। कल एक खबर आ रही थी
मुख्तलिफ RT चैनल से आ रही थी कि वहां पर इस किस्म का मामला हुआ है। अब कहा जा रहा है कि नेतन्याहू का जो भाई है एडो नेतन्याहू, वो ईरानी मिसाइल हमले में मारा गया। इस खबर को इस वक्त बहुत ज़्यादा इसकी तस्दीक इसराइल नहीं कर रहा है, लेकिन मुख्तलिफ चैनल्स पर यह गर्दिश कर रही है कि वज़ीर आज़म नेतन्याहू का जो भाई है वो असल में एक डॉक्टर था, एक मुसन्निफ था, पॉलिटिक्स से उसका कोई लेना देना नहीं था। लेकिन चूंकि जंग है तो जंग में फिर बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। एक तरफ तो उसकी खबर आ रही है, फिर इनके डिफेंस मिनिस्टर के बेटे के हवाले से खबर आ रही है कि उसकी भी हालत तशवीशनाक है। उसकी भी तकरीबन एक दोस्त की डेथ हो चुकी है और उसकी भी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। बाकी कल रात फिर तेल अवीव पर शदीद किस्म के वहां पर हुआ है, तबाही हुई है, जिसके हवाले से मैं काफ़ी उसको कर चुका हूं कि कल रात किस तरीके से लोग फिर जो है ख़ास कर हिंदुस्तान का वो एक और साफ़ी उसने आज ये कोट किया है कि बड़े बुरे हालात हैं इस वक्त और लोग बंकरों के अंदर भी मरे जा रहे हैं और इसराइली मीडिया में वही सिचुएशन है कि सब ठीक है। दूसरी यानी बहरीन ने भी ये कहा है कि कोई भी फुटेज कोई जारी करेगा तो उसे सजाए मौत दी जाएगी। ये कौन कह रहा है? बहरीन कह रहा है। और इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट खबर ये है कि अज़रबैजान ने ईरान के साथ सरहद दोबारा खोल दिए ताकि तिजारती जो मामला है कार्गो ट्रैफिक की इजाज़त दी जा सके। जो पिछले हफ्ते आपको याद होगा जब अज़रबैजान पर ड्रोन हमला हुआ तो उसके बाद बंद कर दी गई थी। एक तरफ तो पूरी दुनिया में यानी मुश्तबा खामनाई के हवाले से मुबारकबादें दी जा रही हैं, लेकिन पाकिस्तान का ट्विटर अकाउंट, वज़ीर आज़म का, सदर का, सबका बिल्कुल किसी ने मुबारकबाद नहीं दी है। अभी मैं देख रहा था मेन स्ट्रीम मीडिया पर यह बात हो रही थी कि किसी साफ़ी ने इस पर बात नहीं करनी, ये मुल्क का मामला, हमने किसके साथ ताल्लुकात रखने या नहीं रखने, हम आप साफ़ियों को नहीं छोड़ेंगे, यानी इस किस्म की धमकियाँ भी दी जा रही हैं। लेकिन बहरहाल अब सुप्रीम लीडर के बाद हमसाया ममालिक चीन ने दो टोक पैगाम दिया है। चीनी वजारत खारजा ने बयान दिया है कि आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई को निशाना बनाने की किसी भी मुमकिन कोशिश की सख्त मुखालिफत करते हैं। मुश्तबा अपने वालिद के कत्ल के बाद उनके जानशीन बने। ये मुकम्मल तौर पर ईरान का अंदरूनी मामला, इस पर मदाखलत ना करें। यह ट्रंप की धमकी के बाद चाइना ने भी ट्रंप को धमकी दी है। रूसी सदर पुतिन ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई की उनकी तकरीर पर मुबारकबाद दी है। मैं अपनी तरफ से तेहरान के लिए हमारी गैर मुतज़लज़ल हिमायत और ईरानी दोस्तों के साथ यकजहती की तस्दीक करना चाहता हूं। मुझे यकीन है कि अपने वालिद के काम को इज्जत के साथ जारी रखेंगे और ईरानी अवाम को शदीद आजमाइशों के सामने मुत्तहिद रखेंगे। एक तरफ तो ये बयान आ रहा है लेकिन पाकिस्तानी अकाउंट्स खामोश हैं। कतर की सरकारी तवानाई कंपनी कतर एनर्जी ने रास लफान के सनती गैस प्लांट पर ड्रोन हमले के बाद अपने बड़े माया कुदरती गैस की जो तौसी मंसूबे है उसको 2027 तक मौखर कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नॉर्थ फील्ड ईस्ट मंसूबे से गैस की बरामदात अब 2027 के अवाइल से शुरू होगी। आप अंदाज़ा लगा लें कि भाई साहब ये हालात ख़तरनाक हो सकते हैं। मैं आपके सामने इसलिए रख लूँ कि हालात इसलिए ख़तरनाक हो सकते हैं कि भाई साहब गैस की जो किल्लत है वो मज़ीद बढ़ेगी। अब आगे आते हैं और आपके सामने एक और चीज़ रखते हैं भाई साहब, वो पाकिस्तान के हवाले से, ख़ासकर इमरान खान के हवाले से थोड़ी सी बात करना ज़रूरी है क्योंकि इस जंग के बाद इमरान खान या सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर तो उनका नाम नहीं लिया जा सकता, नेतन्याहू का नाम भी लिया जा सकता है, नेतन्याहू की तस्वीर भी ली जा सकती है, लेकिन इमरान खान के हवाले से जिक्र नहीं किया जाता इस वक्त। एक तरफ तो मैं अगर देखूँ सिचुएशन ये है कि उनकी बहनें कहती हैं कि हमें एक बार हमें अपने भाई के साथ मुलाकात कराई जाए, हम अपने भाई को देखना चाहते हैं, हम परेशान हैं और हम ऐसा कोई बयान बाहर नहीं देंगे जो इमरान खान हमें सिर्फ अपने भाई की परेशानी। आप अंदाज़ा लगा लें कि बहनें इतनी मजबूर हो चुकी हैं कि अब हालत ये आ गई है कि वो सिर्फ अपने भाई को देखना चाहती। वही बहनें जो मुसलसल खड़ी हैं, हर मंगल के रोज़ वो आके धरना देती हैं, बैठी रहती हैं, उन पर पानी बरसाया जाता है, उनको डंडे मारे जाते हैं, लेकिन इजाज़त जो है नहीं दी जाती। इसके साथ साथ आपको पता है कि एक तरफ तो ये सिचुएशन है जो मैंने आपके सामने रखी और आगे जाके इसके हवाले से भी खबरें आ रही हैं जो ख़ासकर सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब हैं, वो कहते हैं इस सियासी दलदल से कैसे निकला जा सकता है जब तक आप इमरान खान को नहीं निकालते, जब तक आप
اس سے یعنی باہر نہیں لاتے، اس کے ساتھ جو ظلم بربریت آپ نے کی ہے وہ آپ ختم نہیں کرتے، تو تب جا کے نہ ملک ترقی کر سکتا ہے، نہ سیاسی عدم استحکام ختم ہو سکتا ہے۔ سینیٹر مشتاق صاحب نے بھی یہی بات کی کہ عمران خان کی ایک آنکھ ضائع کر دی ہے، اور پھر آنکھ کے بدلے آنکھ، جان کے بدلے جان، یہ اسلامی قوانین ہے۔ تو سینیٹر مشتاق نے بھی عمران خان کے حق میں اس وقت بات کی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس پر سوشل میڈیا میں بات کرنا ضروری ہے، کیونکہ عمران خان اس وقت کس پوزیشن میں نہیں پتہ، نہ ان سے ملاقاتیں کرانی جا رہی ہیں، نہ کچھ اور کیا جا رہا ہے، اور نہ ان کی بہنوں کی ان سے ملاقاتیں کی جا رہی ہیں، تو یقیناً ایسا لگتا ہے کہ اس عمران خان صاحب کی حالت جو ہے کوئی بہتر نہیں ہے۔ جنرل باجوہ کے حوالے سے ایک خبر آئی ہے، اور جنرل باجوہ کے حوالے سے میری خبر نہیں ہے، بلکہ آپ کو بتاتا چلوں کہ جنرل باجوہ کے حوالے سے اب ان کو جو واش روم میں گرے تھے تو یہ خبر جیو نے لیک کی تھی، اور جیو میں آپ کو یاد ہوگا کہ کس طریقے سے پھر اس چیز کو چلایا جا رہا تھا کہ واش روم میں کیسے گرے کیسے گرے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ واش روم میں گرنے کے بعد کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کو نہیں پہچانتے، یعنی ان کو نہیں پتا کہ ان کا بیٹا ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، نہیں پہچانتے ہیں۔ پھر اس کے حوالے سے یعنی حالت ابھی بھی تک اس کی خطرے سے باہر نہیں ہے۔ برین ہیمریج کی وجہ سے جب وہ ان کو یہ معاملہ اٹیک ہوا، نہ وہ صحیح بول پا رہے، نہ وہ ان کی بولی کسی کو سمجھ آتی ہے، تو جنرل باجوہ اس وقت اس کنڈیشن میں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، لاسٹ خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ہم کل کہہ رہے تھے کہ وزیر اعظم نے کل کہا کہ میں بڑے دکھی دل کے ساتھ مجھے یہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھا رہا ہوں۔ میں ایک طرف تو بھائی صاحب آپ نے دکھی دل کے ساتھ آپ نے دکھ تکلیف جو دیے نا وہ اپنے عوام کو دیے، وہ کسی اور کو نہیں دیے۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے وہی جو پیٹرول آپ نے خریدا تھا، آپ نے سستے داموں خریدا، مہنگا بیچا۔ آپ لیویز کم کر سکتے تھے لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ اب یہ کل اس نے کہا کہ مزید بھی پیٹرول مہنگا کرنا پڑا تو ہم کریں گے، ساتھ ساتھ اس نے کہا کہ ہم آپ اپنی تنخواہیں نہیں لیں گے۔ بھائی صاحب آپ اپنی تنخواہیں نہ لیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ اپنی مراعات کو ختم کریں، آپ کا پروٹوکول ہے، آپ کے وزراء کا پروٹوکول ہے۔ بھائی صاحب آپ غریب لوگ نہیں ہیں، جو کابینہ میں پہنچتے ہیں، جو پارلیمان میں پہنچتے ہیں، غریب لوگ نہیں ہوتے ہیں۔ بڑے کم لوگ میں غریب دیکھتا ہوں، سارے جاگیردار وڈیرے اس پارلیمان میں بیٹھے ہوئے۔ آپ کی تنخواہوں سے کوئی اثر نہیں پڑنا ہے، جو پروٹوکول آپ لے رہے ہیں نا، اربوں خربوں رہ رہے ہیں۔ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ شاخرچیاں نہیں ہونی چاہیے، ہم وزیر اعلیٰ کیبنٹ سارے نہیں کریں گے، لیکن تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں کہ ایک طرف یہ مریم نواز صاحبہ، میرے پاس میری خبر نہیں، کسی اور صحافی کی خبر ہے، روزنامہ دنیا نیوز کی خبر ہے، 3000 وارڈنز کے لیے 1.5 کروڑ مالیتی وردیاں خریدی گئی لاہور میں۔ یہ مریم نواز کی شاخرچیاں ہیں، اور میڈم کو پرانی وردیاں پسند نہیں آئیں، اس کو کچھ بھی پسند نہیں آتا، اس کو یہ بھی پسند نہیں آتا کہ اس کی کشن ٹھیک نہیں ہے 1.5 کروڑ روپے لگا لو، اس کو یہ جہاز ٹھیک نہیں لگتا بھائی 11 ارب روپے کا جہاز خرید لو، اب اس کو یونیفارم ٹھیک نہیں لگ رہی کیونکہ وہ یونیفارم مزے کی نہیں ہے تو اس کو انگریزوں والی لک آنی چاہیے، تو اس کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ بھائی صاحب 3000 وارڈنز کے لیے کروڑوں مالیت کے 1.5 کروڑ مالیت کی وردیاں خریدی گئی۔ باوثوق ذرائع کے مطابق مریم نواز صاحبہ کو ٹریفک پولیس کی یونیفارم کا رنگ پسند نہیں تھا، وہ چاہتی تھی کہ ٹریفک پولیس جو ہے اس کو یعنی ان کی یونیفارم کا رنگ انٹرنیشنل پولیس سے ملتا ہو تاکہ غیر ملکی سیاحوں کو ٹریفک پولیس کو پہچاننے میں کوئی دقت نہ ہو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور وزیر اعلیٰ خود اس کلر کی منظوری دی، دیگر یونیفارم کا رنگ تبدیل کیا گیا، یعنی اس کے بعد چینج کیا گیا۔ مذہب بھائی ایسا ہی ہوتا تھا، مغلوں کے دور میں ایسا ہوتا تھا کہ شہزادی کو جو چیز پسند نہ آ جو شخص پسند نہ آ اسے مار دو، جو چیز پسند نہ دو تبدیل کر دو، عرق گلاب کا بھائی تالاب بنا دو، میں نے نہانا ہے، تو وہی چیزیں چل رہی ہیں، کوئی کم نہیں ہوا ہے۔ ایک طرف تو شدید غربت ہے دوستوں، شدید غربت ہے، مہنگائی عروج پر ہے، 55 سے زیادہ اب مزید مہنگا ہونے والا تیل، اور آنے والی ہے عید، لیکن پھر اس کی ایک اور چیز شاخرچیاں کہتی ہے کہ ختم کرو۔ حکومت کی جو شاخرچیاں ہے نا، کہا جا رہا ہے کہ 100 بندوں کا جہاز اپ گریڈ کیا گیا، وزیر اعظم نے اپنا بھی جہاز اپ گریڈ کیا گیا، سرکاری گاڑیاں واپس، مزید کہتے ہیں میں بٹھاؤں گا لوگوں، بکواس کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا بکواسیات پر مبنی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ابھی تک انہوں نے سارے اپنے جہاز اپ گریڈ کرائے ہیں، پھر 100 لوگ اپنی اپنی فیملیوں کے ہمراہ باہر جاتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ میرے سامنے جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ کابینہ کی 2 ماہ کی تنخواہ کی قربانی تقریباً 2 کروڑ 50 لاکھ بنتی ہے، لیکن حکومت کا 2 ماہ کا ایندھن کا بل 19 ارب روپے کا بندہ ہے، یعنی آپ تنخواہ نہ لینا، آپ یہ نہ لیں، یہ پیٹرولیم مصنوعات نہ لیں۔ اب آپ کے سامنے رکھ لیتے ہیں ایک اور چیز جو میں آپ کے سامنے، مریم نواز کا جو ایک جہاز ہے نا وہ بھائی بہت دور گیا ہے،
اور وہ دور کدھر گیا ہے؟ وہ کہا جا رہا ہے کہ ویانا گیا ہے، یعنی گلف سٹریم کا جو خریدا گیا لگژری جہاز 8 مارچ کو لاہور سے ویانا آسٹریا گیا۔ کون گیا علم نہیں ہے، کیوں گیا یہ بھی علم نہیں ہے۔ 7 مارچ کو پیٹرول مہنگا ہوا، 8 مارچ کو جہاز ویانا چلا گیا، اور اس جہاز کی قیمت آپ کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، لیکن اس فیملی کے لیے یہ ڈھکوسلا کرتے ہیں، ڈرامے بازی کرتے ہیں، 80s کی سیاست کرتے ہیں، 90s کی کرتے ہیں، لیکن ان کو عوام کی کوئی فکر نہیں ہے، کیونکہ عوام کے ذریعے یہ ووٹ پہ نہیں آئے ہیں، عوام کے ذریعے نہیں ہے۔ بہرحال اپنا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ۔